मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हमारे नेशनल इनकम के जो चैप्टर थे उसके बारे में थोड़ी सी फिर से चर्चा करते हैं। देखिए, आपने जो है स्टार्ट किया था एडवोकेट से, ठीक है। फिर जब मैंने आपको नेशनल इनकम जब स्टार्ट करवाया था तब मैंने आपको बताया था व्हाट इज नेशनल इनकम। फिर हमने ये बताया था कि भाई नेशनल इनकम को हम काउंट या मेजर क्यों करते हैं, अकाउंटिंग ईयर में ये मेजर क्यों होती है। फिर हमने जो है इसके एग्रीगेट्स पढ़े थे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। फिर हमने दो तरीके देखे थे कि भाई इनको फैक्टर कॉस्ट पे भी आप मेजर कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पे भी जो है हम इनको मेजर कर सकते हैं। आपने जो है नेशनल इनकम के आंकड़े देखे थे, यानी कलेक्शन डेटा देखे थे कि किस किस ईयर में जो है हमको नेशनल इनकम क्या क्या मिली है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब जो है हम मेथड पढ़ेंगे कि अगर कैलकुलेट करना हो आपको नेशनल इनकम को तो किन मेथड के थ्रू आपकी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्टली आप ये ध्यान रखिए कि हमको जो सबसे पहली बात ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि हमने आपको वर्कशीट अवेलेबल करवाई है। पर मंथ आपको वर्कशीट अवेलेबल हो जाएगी, उन वर्कशीट्स पे आपको वर्क करना है। आप देखें कि वो क्वेश्चंस जो होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका डिजाइन करके एक वर्कशीट आपको अवेलेबल कराइए जो आपको हेल्प करेगी आपके हर एक कोर्स को डिवाइड करके, अपने पूरे सिलेबस को डिवाइड कर कर पढ़ने में आपकी बहुत ही मदद करेगी, ठीक है। तो आप उस पर कंसंट्रेट करें कि आपको किस तरीके से उसको पढ़ना है, ठीक है। उसको जो है आप अपने कॉपी में सॉल्व करें। अगर आपको रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है देन यू हैव टू आस्क, आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आप अपनी बुक को जो है डिवाइड कर लें कि आपको जो है पर्टिकुलर ये चैप्टर अभी पढ़ने हैं, कल पढ़ने हैं, अपना जो सिलेबस है उसको किस तरीके से मैनेज करना है, आप इस सब के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। हमने नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा कि द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, जो है सारा हम जब सम टोटल कर लेते हैं फैक्टर इनकम को तो हमारे को जो भी इनकम मिलती है, सम टोटल मिलता है, वो हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो तो फैक्टर कॉस्ट पे मेजर हुई। अगर हमको किसी भी चीज को मार्केट प्राइस पे मेजर करना है तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो जाती है उनकी आप फाइनल मार्केट वैल्यू को अगर आप लेते हैं और अकाउंटिंग ईयर में उसको मेजर करते हैं तो सम टोटल जो भी आती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है। बट दे आर थ्री टाइप टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। हमारे पास तीन तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। देखिए, मेथड्स में क्या हम कह सकते हैं कि हमको जो है एक वैल्यू एडिशन मेथड होगा जहां हम गुड्स और सर्विसेज में वैल्यू ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आती है उसको हम जो है टोटल करते हैं, ठीक है। दूसरा मेथड आपके इनकम जनरेट मेथड आएगा, यानी जो भी इनकम आपकी जनरेट होती है, यानी फैक्टर पेमेंट्स को जो भी आप पेमेंट देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रेडिक्शंस को जो भी आप पेमेंट देते हैं, जो फैक्टर इनकम के नाम से आप जानते हैं, जैसे रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, सैलरी, वेजेस, कंपनसेशन, प्रॉफिट, इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं तो जो भी आपकी लास्ट वैल्यू आती है वो हमारी इनकम मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को काउंट करती है, ठीक है। फिर एक आता है आपके एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में स्टूडेंट्स ये होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो भी हम कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं उन पर जो भी आप एक्सपेंडिचर लगाते हैं, या हम कह सकते हैं कि उन पर जो भी आप खर्चा करते हैं उस एक्सपेंडिचर को अगर आप ऐड कर लेते हैं तो भी आपकी नेशनल इनकम काउंट हो सकती है। तो देयर आर थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम। फर्स्ट इज इनकम मेथड, सेकंड इज वैल्यू एडेड मेथड एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब तीनों के अपने अपने प्रोसेस है जिसके थ्रू आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, वैल्यू एडिशन मेथड जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें ये होता है कि आप, मैं बताती हूँ, वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। दिस इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। फर्स्टली आप ये नोट करें कि जो भी आपका वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है, इसके दो और नाम है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड, ठीक है। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड का मीन क्या है? आपके देखिए, वैल्यू आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजप्शन। ठीक है, बेसिकली वैल्यू एडेड का मतलब क्या है कि हम गुड्स और सर्विसेज में जो आउटपुट आपने तैयार किया है उसको आप जो फाइनल आउटपुट जो हमने तैयार किया है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को आप हटा देते हैं तो जो है आपके सामने वैल्यू एडेड आएगा। यानी ये वो जो चीज है जिसको आपको ऐड कर कर आप नेशनल इनकम को मेजर करते हैं। अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज की जितनी भी वैल्यू प्रोड्यूस करने पर होती है उसके साथ आप उसमें एक वैल्यू ऐड करते हैं। उस वैल्यू को ऐड करने के बाद जो आपके सामने प्राइस आएगी उसको हम टोटल करेंगे और टोटल करने पे जो भी हमारे सामने आएगा वो नेशनल इनकम हुआ। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए कि एक होलसेलर है, ठीक है, होलसेलर ने कोई भी गुड्स और सर्विसेज को मान लीजिए मैं एग्जांपल से दे रही हूँ आपको 100 रुपीज में अवेलेबल कर रही है, ठीक है। अब वो रिटेलर के पास जाएगी, रिटेलर उसमें वैल्यू ऐड करेगा यानी वो खुद का प्रॉफिट उसमें अब ऐड करेगा, ठीक है। 100 रुपए में उसने खरीदी है तो वो 100 रुपए में बेचेगा तो उसका कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसने 120 में उसको सेल करने के लिए रेडी कर दिया, तो जो फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू हम लेते हैं मार्केट प्राइस तो वो 120 लेते हैं, बट वैल्यू एडिशन मेथड में ऐसा नहीं होता। 100 रुपीज को आपने ऐड करना है, ठीक है, फिर उसमें आप वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। वैल्यू ऐड का मतलब ये हो गया रिटेलर जो अपनी वैल्यू ऐड कर रहा है। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका 100 रुपीज में होलसेलर ने अवेलेबल कराई है, 20 रुपीज जो रिटेलर है उसको ऐड करता है, उसके बाद में जो है 120 में वो सेल करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, गुड्स को, ठीक है। तो जो 120 है उसको आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि कोई हो सकता है 20 रुपीज वैल्यू ऐड कर रहा है, कोई 15 रुपीज ऐड कर रहा है, तो यहाँ सीन रहता है कि 100 प्लस वैल्यू ऐड। वैल्यू ऐड का मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब जो भी आपकी मिड में वस्तु जो आपके सामने आई है यानी जो हमारे पास आउटपुट तैयार होकर आया था, ठीक है, उसमें इंटरमीडिएट कंजप्शन को जब आप माइनस कर देते हैं तो आपके सामने वैल्यू एडिशन आ जाएगी, यानी जो रिटेलर को अपनी वैल्यू ऐड करनी थी वो आ जाएगी और दोनों को जब आप टोटल कर देंगे तो वो आपका जो है वैल्यू आउटपुट होगा। बेसिकली वैल्यू एडेड इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड एंटरप्राइजेज द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये हमने लिख दिया इसका फॉर्मूला, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर आप वैल्यू आउटपुट की बात करें तो वैल्यू आउटपुट क्या है, इट रेफर्स to the market value of goods produced by a firm during an accounting year। यानी मार्केट वैल्यू आपको जो बिकने के लिए तैयार हो गई, जैसे मैंने आपको 120 बताया ना, तो ये आएगा 120, ठीक है, ये आएगा इंटरमीडिएट कंजप्शन 100, तो दोनों का माइनस होकर 120 आ जाएगा। तो हमको पहले वैल्यू ऐड कर, क्या है वैल्यू ऐड करनी है वो हमको निकालनी होगी, उसके बाद हम उसको अपनी जो भी प्राइस आपके सामने आती है उसमें आप उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इफ द एंटरप्राइजेज आउटपुट और द ईयर इज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल्स टू सेल। वैल्यू आउटपुट इक्वल्स टू सेल होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो आपके जो भी बिकने के लिए तैयार हो गया मार्केट में वो है, इसको आप हमेशा इक्वल्स टू सेल रख सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये जो चीज है वो चीज है जो आपकी मार्केट में बिकने के लिए तैयार है। अब वो बिकती है या नहीं बिकती वो हमने नहीं देखी है, पर हम इसको एक तरह से सेल मानते हैं कि ये चीज जो है हमारी सेल हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपकी अगर आपको ये निकालनी है तो क्या होगा कि हम सेल क्या हमारा जो वैल्यू आउटपुट है वो कैसे निकालेंगे, जो हमने सेल कर दिया है और जो हमारे सेल होना बाकी है। ऐसे समझ सकते हैं कि सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक इफ आउटपुट सम रिमेन अनसोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपका कोई सेल अनसोल्ड भी है तो उसको भी हम यहाँ पर आउटपुट में ऐड कर देते हैं। जो सेल हो चुका है वो तो ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर प्लस डेल्टा सेल भी आता है जो आपके बिका नहीं है लेकिन आपके पास में अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक का मतलब यही होता है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के बीच का जो डिफरेंस आपके आएगा वो हमेशा चेंज इन स्टॉक यानी डेल्टा स्टॉक के लिए हम काम में लेते हैं। अब आप कहेंगे इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या है, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, प्राइमरीली इट includes value of raw material used in the process of production। इंटरमीडिएट कंजप्शन वो होता है जिसको आपको ट्रांसफॉर्म करके काम में लेना होता है, जो डायरेक्टली हम काम में नहीं ले सकते हैं। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है देन आप इजीली इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, आप ये चीज नोट कर लें स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई मेथड पढ़ेंगे तो उसके प्रिकॉशंस जरूर होंगे, यानी लिमिटेशंस होती है जिसके दायरे में आपको काम करना होता है वो आपको हमेशा दी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है कि सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। यहाँ पर हम कभी भी सेल
जो सेकेंड हैंड गुड्स पे आप सेल और परचेज करते हैं उसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम होती है। कमीशन अर्न ऑन अकाउंट ऑफ द सेल एंड परचेज सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड में सेकेंड हैंड गुड्स जो अपन बेचते हैं ना उसको ऐड करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स बेचने में जो कमीशन हम खा रहे हैं, मान लीजिए कि एक बाइक थी, मैंने वो 1 लाख में परचेज की है, अब उसको मैंने सेकेंड हैंड में बेचना है मुझे, तो मैंने उसको जो है 80,000 में सेल करना है, ठीक है। तो जो मीडिएटर है जो सेल करने वाला है वो उसको 80,000 में सेल करवाता है और सामने वाले को वो 75,000 में उसको देता है और 5,000 जो है उसकी अर्निंग है। तो जो 5,000 है वो जो है उसका कमीशन है और कमीशन जो है वो ऐड होता है वैल्यू आउटपुट में, ठीक है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज टेकन इनटू अकाउंट्स। अगर अकाउंटिंग प्रोडक्शन गुड्स प्रोड्यूसिंग अगर एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू करते हैं तो आप ओन अकाउंट, आप अपना जो खर्चा है या अपनी सेल्फ जो आप दे रहे हैं सर्विसेज उनको भी यहाँ पर ऐड करते हैं। सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, आप सेल्फ कंजप्शन को भी यहाँ ऐड करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स को हम ऐड नहीं कर सकते बिकॉज हम वहाँ पर वैल्यू ऐड करने के बाद जो फाइनल हमारे पास वैल्यू आती है उसको ही ऐड करते हैं। Imputed rent on the owner occupied house is to be taken into account. आप रेंट और इम्प्यूटेड जो रेंट वगैरह है, ओनरशिप है, ऑक्यूपाइड, वो भी आप जो है वहां पर ऐड करते हैं। सेल्फ सर्विसेज कंजप्शन आर नॉट कंसिडर्ड। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैंने कोई अपनी, जैसे मैंने अपना फर्नीचर वगैरह यूज किया तो उसको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं वैल्यू आउटपुट में, ठीक है। तो ये है इसकी प्रिकॉशंस और ये है आपका वैल्यू आउटपुट मेथड। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कंसल्ट करें, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।